आप सबका उत्तर प्रदेश शिक्षा भर्ती परीक्षा दिसंबर में जो हो रहा है पेपर, उसका जो है ईबीएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज का मैं जो है पर्यावरण अध्ययन का 1 से 5 क्लास का करवा रहा हूँ। इस टेस्ट को पूरा 30 नंबर तक करिएगा, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट ज़रूर से ज़रूर पेपर में मिलेगा। आगामी जो चल रहा है पेपर, ठीक है, और ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और समझिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। चलिए, पहला है आपके सामने, पहला सवाल है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो इसमें क्या होता है? छात्रों का विश्वास होता है, मतलब ऑप्शन डी सही है। क्या होता है? लिखा है, शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में वास्तविक कुम्हार होते हैं जो न सिर्फ उन्हें उनके छात्रों के जीवन को आकार देते हैं, बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की महत्वपूर्ण बहुमूल्य निधि छात्रों का विश्वास होता है, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो अपने विश्वास को बताता है और समझाता है कि आप इस रास्ते पे चलिए, इस चीज़ को मानिए, क्योंकि शिक्षक कभी आपको बुरा रास्ता तो दिखा नहीं सकता। वो एक कुम्हार जैसा होता है, जैसे कुम्हार बर्तन को अच्छे से अच्छा बनाने का कोशिश करता है और सुंदर से बनाता है, वैसे एक शिक्षक भी होता है जो कुम्हार की जैसे मिट्टी सुंदर सुंदर बनाता, वैसे एक शिक्षक भी बच्चों को अच्छा बना के रंगमंच पे और अपने जिस लक्ष्य को जो मतलब साधा हुआ है उस लक्ष्य को उसको प्राप्त करने का अग्रसर करता है, उसको उस लक्ष्य को उस रास्ते पर चलने को अग्रसर कराता है। इस शिक्षक का काम होता है। तो छात्र उस चीज़ को क्या करता है? उसको छात्र विश्वास करता है। तो उस चीज़ को विश्वास करना क्या है? वही शिक्षक का बहुमूल्य क्या है? एक निधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, देखिए दूसरा, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह सिद्ध वह है क्या? कोई परीक्षण बार बार परिकल्पना किया जाता है, परिकल्पना करते, तो उसमें पहला है सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना। तो इसमें अब बताइए क्या होगा? परिकल्पना के बारे में परीक्षण करते गलत नहीं पाया जाता है तो फिर क्या सिद्ध हो जाता है? तो मेरा ऑप्शन ए हो जाता है सिद्धांत। सिद्धांत ऑप्शन ए। अब कैसे होता है इसको समझाते हैं। ये देखिए, सिद्धांत का साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का मान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो वह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई क्या होता है, कोई प्रयोग हम करते हैं लैब में या कोई किसी जगह करते हैं, तो उसको जब बार बार करते हैं प्रयोग में और एक बार सिद्ध हो जाता है तो उसको फिर से निरीक्षण करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, और जब बार बार वो चीज़ वही चीज़ निकल के आता है और साबित हो जाता है तो फिर उस चीज़ को क्या नाम दे दिया जाता है? बार बार निरीक्षण परीक्षण करने से क्या निकल जाता है निष्कर्ष? सिद्धांत का निष्कर्षण निकल जाता है और सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा आपके सामने अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है कौन सा है? इस चारों ऑप्शन में से विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, या व्याख्यान या श्रुतलेख। क्या होता है इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? अपना ऑप्शन सोचिए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो है
ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब कैसे होगा? देखिए, विचार गोष्ठी एक कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षक को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण। प्रारंभ में इनका प्रयोग छात्रों के द्वारा किया जाता है, गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाया तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता है। कहानी का मतलब देखिए क्या होता है। जब देखिए स्कूल में आप सब जाते हैं तो आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप सब जाइए इस होमवर्क को घर पे करिए। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना आपको बनाने दिया जाता है। कुछ छात्रों क्या होता है, कभी जैसे कोई विद्यार्थी है, दूसरे विद्यार्थी का हेल्प करता है, उसको समझाता है, टीचर के समझाने पे नहीं समझ में आता, फिर उसको क्या होता है, एक दूसरे से आदान प्रदान विद्या करने से क्या होती है, वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। एक दूसरे को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो वही चीज़ होता है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथियम। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता नहीं है, कभी पूछा जाता चार ऑप्शन में से है कौन। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पेपर में आता रहता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम। चलिए अब इसको समझाता हूँ। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज़्यादा किस में उत्सर्जन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, फिर जो है N2O, और फिर आ जाता है मेरा मीथेन CH4, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF क्लोरो, उसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जलवाष्प मेरा ओजोन आ जाता है, O3 आदि। ये सब क्या होते हैं, करती हैं, ये सब मेरे क्या हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है। अब फिर आगे है, इस गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों वातानुकूलक, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प है, ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन ये जो मेरा हीलियम है एक निष्क्रिय गैस है, इसको हम प्रयोग में नहीं लाते, मतलब नोबल गैस है। ठीक है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेसिबल। ये कैसे होगा ये देख लीजिए, समझ लीजिए। पांचवें में समझ लीजिए, डेसिबल होगा ऑप्शन बी। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है, जो 80 डेसिबल डीबी मतलब डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को हानि पहुंचाता। मतलब 80 डेसिबल से जब ज़्यादा हो जाता है तो वातावरण को प्रदूषित करता है। और सामान्य श्रवण शक्ति क्या होता है, वालों को 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होता है। ठीक है। आम आदमी को 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यधिक मंद सबसे कम होता है, और 75 डेसिबल जो होता है साधारण तेज होता है, और 95 डेसिबल अत्यंत तेज होता है, और 120 डेसिबल सबसे अधिक ध्वनि तीव्र कष्टकारक होता है,
जैसे डीजे उजे जब बजता है एकदम उसके सामने आप चले जाएंगे तो समझ लीजिए वो 120 डेसिबल से अधिक वहाँ पे तीव्रता होता है, तो आपको कष्टदायी होने लगता है, आप वहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका सबसे नॉर्मल है 80 डेसिबल, और इससे अधिक नहीं होना चाहिए, और एक आम आदमी के लिए 20 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होता है। ठीक है, तो इसमें मेरा ऑप्शन डेसिबल ध्वनि का इकाई है, ऑप्शन बी। ध्वनि प्रदूषण का मापने का इकाई है डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस स्थलकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपिज, यू आकार घाटी, वी आकार घाटी, जलप्रपात। तो इसमें मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब यू आकार की घाटी क्या होता है? स्थलकृत निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझ लीजिए। ये देखिए, निम्नलिखित स्थलकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है, और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार से होता है। जो अंग्रेजी में वर्णमाला यू होता है उसकी आकार का होता है, जिससे इसकी घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समतल एवं आंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जल प्रपात का एक प्रमुख प्रवाही जल नदी कृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। वी आकार की घाटी नामकरण अंग्रेजी के वी अक्षर से हुआ है, आधार पर किया गया, जिससे आकार की घाटियों का निर्माण होता है। ठीक है, और युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वहाँ पर क्या होता है? वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। जब गहरा तली में करता है और कम गहरा रहता है तो वहाँ पे क्या होता है? वी आकार का होता है। लेकिन यू आकार का कब होगा? जब स्थलकृत निर्माण हिमानी के द्वारा होता है तो यू आकार के होगा। लेकिन वी आकार कब होगा? जब जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी क्या करेगा? कटाव के द्वारा अपनी, यहाँ से देखिए तली, ये नीचे तली की को कम गहरा करता है तो वी आकार की घाटी, कैसे? वी आकार की घाटी का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु नदी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। अब कैसे इसको समझ लीजिए। चलिए इसको समझ लीजिए। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत का झारखंड राज्य में, कहाँ पे है? एक झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कौन सी? एक पहाड़ी नदी है। यह रांची, मतलब झारखंड की राजधानी रांची है, तो रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की में स्थित नागड़ी गांव में रानी जुआ नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, तथा वालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में जाके फिर क्या करते हैं? गिर जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है? ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदी अरब सागर में क्या होती हैं? ये भी गिरती हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कौन कौन नदी गिरती हैं? ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदी भी क्या करती हैं? नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती हैं। और ये बंगाल की खाड़ी में कौन गिरती है? स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा इसमें सातवें में सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि जो अरब सागर की नदियों में गिरती हैं कौन सी नदी, तो आपको बताना है ताप्ती, नर्मदा और सिंधु। ये तीनों नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, यहाँ नीचे समझाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राकेश कक्षा 5 के पर्यावरण के विज्ञान
द्वारा दिए गए प्रश्न को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, अ, अभी उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही करना। कि अगला है, चौथा वाला है, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी होगा। कैसे होगा ये समझ लीजिए कैसे होगा। देखिए, राकेश कक्षा 5 के प्राणों के विज्ञान को पर्यावरण के विज्ञान की शिक्षा द्वारा दिए गए कार्यों को समझ से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय है अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। ये नहीं है कि जाके प्रधानाध्यापक से कहिए, घर वाले को, आप उसको खुद एक अच्छा जो है मार्गदर्शन, उसको एक उपाय ऐसा बताइए कि वो दोबारा ऐसा गलती ना करे, लाए, ठीक है, लाए। प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना या उनकी अनियमितताओं अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना, ये सब क्या है? नहीं है। लेकिन क्या सबसे उपयुक्त है? इसमें सबसे ज़्यादा होता है अनिवार्य, ऑप्शन सी सही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन 9। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? भोपाल को, उज्जैन को, इंदौर को, ग्वालियर को। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से फटाफट अपना आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसमें मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, उज्जैन को। भारत का हृदय भी कहे जाने वाले इसको, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। इसकी राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल में है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर आगे देख लीजिए, लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झील के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर बोला जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा, उज्जैन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने एक 10वां क्वेश्चन रहा। निम्न में से 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो मेरा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर पृथ्वी की एक सागर है, मतलब पृथ्वी का एक सागर है, पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप के अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 25 लाख वर्ग, कितना है? 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है, कितना है? लगभग 3/4 भाग है भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है। यह अटलांटिक या अटलांटिक महासागर से या अटलांटिक महासागर के जिब्राल्टर द्वारा क्या करता है? जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच क्या है? हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है, ठीक है। तो इसलिए मेरा कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? लाल सागर अफ्रीका के लिए क्या है? तो इसमें इसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से, निम्न में से सागर के यूरोप की अफ्रीका को कौन अलग करता है? यहाँ से मेरा हो जाएगा भूमध्य रेखा। कौन सा हो जाएगा?
भूमध्य रेखा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को, 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, चलिए बताता हूँ इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के जागरूक के मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द परसेवेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई है। ओजोन दिवस 2016 का थीम था, कितना था थीम, क्या था ओजोन 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाई आ वर्ल्ड यूनाइटेड। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 16 सितंबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन? बी सही हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, वो कैसे होगा ये देख लीजिए, समीकरण को समझ लीजिए। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता होता है। ठीक है, उत्पादन हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं। जानते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं क्लोरोफिल के कारण ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं। और फिर कह रहा है द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, और अपघटनकर्ता जो सड़े गले पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे अपघटनकर्ता करते हैं। जैसे मृत जीवी जैसे होते हैं, मृत जीवी, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अपघटनकर्ता होता है जो सड़े गले हुए स्थान से अपना भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्रण, जैव भू रासायनिक चक्रण, भूगर्भीय चक्रण के भू रासायनिक चक्रण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? 13 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्राकृतिक में लौटते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज का प्रवाह तथा चक्र का जीवमंडल या स्थलमंडल जलमंडल में होते हैं। इसे जैव भू रासायनिक चक्रण कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्या क्या होता है, मेरा नाइट्रोजन चक्र होता है, फास्फोरस चक्र होता है, क्या होता है, ये सब जैविक भू रासायनिक चक्रण है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को चक्रण कौन सा होता है? ऑप्शन बी जैविक भू रासायनिक चक्रण होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 14 देख लीजिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण में उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। सबसे ज़्यादा कौन प्रदूषण उत्पन्न करता है? जल्दी से बताइए अपना ऑप्शन। ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन सी हाइड्रोजन होता है, डी नहीं, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या करता है, हाइड्रोजन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण को प्रदूषित करता है और सबसे अधिक कौन करता है? कोयला करता है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। न्यूनतम प्रदूषण का, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला
कोयला के जलने से हानिकारक गैस निकलती हैं जो वातावरण के प्रदूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायुपातों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। जो मेरा जैसे हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है? वायुयान में, और हाइड्रोजन का निर्माण गुब्बारों में किया जाता है। ठीक है, प्रयुक्त किया जाता है। इसका स्थान अब हीलियम ले लिया है। क्या ले लिया है? हाइड्रोजन का अब क्या स्थान ले लिया है? हीलियम गैस ले लिया है, जो अब भरा जाता है गुब्बारे और वायुयान पोतों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संकटग्रस्त जंतु को दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। इसमें 15 में कौन सा ऑप्शन सही है? अपना आंसर बताइए जल्दी फटाफट। चलिए, इसका ऑप्शन बताओ। ऑप्शन सी चीन में। चीन है। इसको इसको समझ लीजिए। संकटग्रस्त जंतुओं के दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। ठीक है, पांडा को चीनी भाषा में जुयांग माऊ माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत पे ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व का वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन मतलब WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। ठीक है, फेडरेशन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लगा लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, आइसोसाइनाइड। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मीथेन मीथेन आइसोसाइनाइड, साइनेट, साइनाइड नहीं, साइनेट। तो अब इसको देख लीजिए, विस्तार से समझ लीजिए। यहाँ पे कर देता हूँ। भारत के मध्य प्रदेश, कहाँ पे? भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर, कितना? 3 दिसंबर 1900 कितना 84 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुआ। इससे भोपाल गैस कांड भी कहा जाता है या भोपाल गैस के त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भोपाल की स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोग को जान गंवाना पड़ा इस त्रासदी में। ठीक है, बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हो गए। समझ लीजिए कि बहुत लोग अपंग भी हो गए और अंधेपन भी हो गए, दिखाई भी नहीं देने लगा। ऐसा गैस था ये, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से भोपाल में, मध्य प्रदेश में शिकार हुए थे। भोपाल गैस कांड में मिथाइल, क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक नामक जहरीली गैस के रिसाव हुआ था। एक जहरीली गैस था, इसके रिसाव हुआ था। ठीक है, हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हाउस हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है? ग्रीन हाउस हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है गर्मियों के दिन में, अपने यहाँ ठंडियों दिन में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देख लीजिए कैसे, कब? ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस त्यौहार गर्मियों के 25 ऑस्ट्रेलिया में
गर्मी होता है वहाँ पे ना। ऑस्ट्रेलिया में, अपने यहाँ तो ठंडी रहती है। ऑस्ट्रेलिया में इसी दिन डेट को मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों 25 दिसंबर में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर के महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28 और 29 फरवरी तक होती है। और क्रिसमस ईसा ईसा मसीह का जन्म की खुशी मनाया जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है और 25 दिसंबर को यह पड़ता है। ठीक है। और अपने यहाँ क्या रहती है, सर्दी रहती है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है। अगला देख लीजिए, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा, शेर। तो शेर का होगा। गिर गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है वह वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य, गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ये लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। इसमें 30 प्रजातियां हैं, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिणी अफ्रीका के अलावा विश्व का यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां पर शेरों अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं और देखा जा सकता है। ठीक है। निम्न क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थल प्रदेशों में पाया जाता है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मरुस्थलीय। ऑप्शन बी हो जाएगा, कैक्टस। ये मरुस्थलीय पाया जाता है जहाँ पे कम बारिश वारिश होता है। ठीक है। इसको समझ लीजिए। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। कैसा है? प्राकृतिक वनस्पति है या सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोर कर शुष्क व रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहते हैं ना। जहाँ पे बारिश नहीं होता है वहाँ पे क्या करते हैं, जो पानी का बारिश होता है उसको अपने जो है तनों में लपेट कर शुष्क स्थान पर और रेगिस्तान स्थान पर जीवित रह सकते हैं। इनके पत्तियां कांटे के रूप में होती हैं। ठीक है। होती हैं जो ताकि उस वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। इसका 21 देख लीजिए। 21, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो क्या होगा? सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए 22, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण का, बुध का, शनि का, शुक्र का। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, शनि का। अब इसको समझ लीजिए कैसे कैसे क्या है। सौरमंडल में शनि सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
क्योंकि शनि जो है सबसे बड़ा और बृहस्पति प्रथम पे है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमसा, एन सीडालू ला एक मिनट सॉरी एन सी लाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे हैं। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं होता। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। ठीक है। वरुण के 13 उपग्रह हैं। इनमें से टेरिट्रोन, ट्रिट्रोन व मेरीड प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? कपास, जाट्रोफा, गन्ना, आलू। इसमें ऑप्शन बी जाट्रोफा बायोडीजल की फसल है। ठीक है। तो इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992, 1996। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी 1986। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो है वो जो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भूमंडलीय ताप का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी की वनों की वृद्धि। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 26। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या सवाना बायोम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हो जाएगा। 27। निम्नलिखित में से मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की लेटराइट मिट्टी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, काली मिट्टी। 28 देख लीजिए। वायुमंडल का कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने में रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए समताप मंडल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28, समताप मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल का प्रचुरता, जल का तापमान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जल की गुणवत्ता, साफ सुथरा रखना। ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो जैविक कीटनाशक नीम में होता है ना। देखो यूरिया में नीम कोटेड करके आता है ना, तो मेरा हो जाएगा नीम। ठीक। वीडियो देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट।